सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। बेटा, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ नंबर 12 लहसा की ओर लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, आज हम लहसा की ओर पाठ की समरी यानी सारांश का पठन करेंगे। सारांश पढ़ाने का अर्थ क्या होता है कि इससे आपको वो पाठ की कहानी पता चल जाए और उस पाठ को जब हम पढ़ेंगे वो पाठ आपको आसानी से समझ आ जाता है। छात्रों, जो ये लहसा की ओर पाठ है, इसके जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इसमें उन्होंने एक यात्रा का वर्णन किया है कि जब वो लहसा की ओर जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या हुआ वो सारा का सारा इस पाठ में उन्होंने बताया है। लहसा की ओर एक यात्रा वृतांत है, इसको रेखांकित कर लीजिए। यात्रा वृतांत क्वेश्चन आ जाएगा। लहसा की ओर एक कहानी है, उपन्यास है या वृतांत है, यात्रा वृतांत है या कविता है। आपको क्या लिखना है? लहसा की ओर एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत शानदार ढंग से किया है। इसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा, जब लेखक पहली बार तिब्बत में यात्रा जाते हैं तो वहाँ का उन्होंने कितनी अच्छी तरह से वर्णन किया है। लेखक ने यह यात्रा सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। लेखक ने यह यात्रा सन 1920 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। जो भारत के लोग हैं वो तिब्बत में नहीं जा सकते थे, उनको ये परमिशन नहीं मिली हुई थी। इसलिए लेखक ने यह यात्रा छंदम वेश धारण कर, मीन्स वेश बदल कर, अपना जो पहनावा था उसको बदल कर की, वो अपने असली रूप में न जाकर भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा में गए थे। छात्रों, इसको रेखांकित कर लीजिए। क्वेश्चन ये बनता है कि वो अपना भेष बदल कर या किस भेष में वो तिब्बत यात्रा में गए थे। अब देखिए इसकी स्टोरी सुनिए। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। इसको अंडरलाइन कीजिए। कहाँ का? कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वो रास्ता कौन सा था? देखिए, वैसे यह मुख्यतः जो रास्ते से लिखा गया है यह व्यापारिक और सैनिक रास्ता था। यहाँ से केवल व्यापार करने वाले व्यापारी लोग जाते थे और सैनिक लोग जाते थे जो सेना में काम करते हैं, जिससे होकर व्यापारी व सैनिक आते जाते थे। परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता, मेन रास्ता बताया था। जिस रास्ते, कौन से रास्ते को मुख्य रास्ता बताया? जिस रास्ते से व्यापारी लोग और सैनिक लोग जाते थे। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियां, किस किस की? चीनी फौजियों की, जो चीन के लोग हैं वो फौज में काम करने वालों की चौकियां, जहाँ पर वो रहते थे, वह किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे। लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी हैं। वीरान मीन्स सुनसान। वो जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से, जैसे अपने यहाँ की सड़कें कई बार टूट जाती हैं, उसी प्रकार जो वो रास्ता था वो भी टूटा हुआ था और सुनसान था, क्योंकि रास्ता टूटा होने की वजह से वहाँ से कोई जाता नहीं था, इसलिए उसको वीरान कहा गया है। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। बसेरा बना लिया मीन्स वहाँ पर रहना, इसलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे। आबाद होना मीन्स रहना, जहाँ पर लोग रह सकते हैं उसको आबाद बोलते हैं, और जहाँ नहीं रहते वहाँ क्या होता है? बर्बादी होती है। ऐसे ही एक प्रत्यय कत चीनी किले
छोड़ा हुआ किला में लेखक व उसके मित्र चाय पीने के लिए रुकते हैं। इसको छात्रों रेखांकित करो। जो वो किला छोड़ा हुआ था वहाँ पर लेखक और उसके मित्र चाय पीने के लिए रुकते हैं। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, देखिए छात्रों इसमें रेखांकित करना है आपको। उस समय तिब्बत में जाति और पाति का, ऊंच और नीच का, छुआछात का कोई भेदभाव नहीं था और न ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती थी। जैसे हमारे यहाँ पर महिलाएं पर्दा करती है, घूंघट करती हैं, तो वहाँ की जो महिलाएं थी चीन तिब्बत की, वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। हाँ, चोरी के डर डर से, जब चोरी का वहाँ पर ज़्यादा होती थी तो उसके डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था। जो निम्न कोटि के भिखमंगे थे, भिखारी थे, जो मांगने के लिए आते थे, उनको घर में घुसने की मनाही थी। वो घर में नहीं घुस सकते थे। मगर अपरिचित, परिचित क्या होता है? जान पहचान वाले। अपरिचित जिसको हम नहीं जानते के घरों के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। मीन्स वहाँ कोई भी आ जा सकता था बेटा। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर, जो अपरिचित लोग थे जिनको वो नहीं जानती थी, वो लोग चाय का सामान दे देते थे। जैसे चाय पत्ती दे दी, चीनी दे दी या दूध दे दिया। और घर की महिलाएं, चाहे वो बहू होती थी या सास होती थी, उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहाँ पर मक्खन व नमक की चाय पी जाती है। देखिए छात्रों इसको रेखांकित करना है। किस किस चीज़ की? हमारे यहाँ दूध की चाय पीते हैं और चीनी की, लेकिन वहाँ पर मक्खन और नमक की चाय पी जाती है। ये कहाँ का है? तिब्बत के बारे में। ठीक है। प्रीत्य कतचिनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 चिटें, चिट मीन्स प्रवेश पत्र, राहदारी मांगी। ठीक है, 2 चिट मांगी प्रवेश पत्र एंट्री करने के लिए। ये चिटे उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी, जैसे हम टोल टैक्स देते हैं। ठीक है बेटा, तो वहाँ भी ये था। पुल पार करने के बाद वो धोखला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। वहाँ सुमति मीन्स राहुल के बौद्ध भिक्षु दोस्त जो थे की पहचान होने के कारण भिखारी के वेश में होने के बाद भी उन्हें रहने को अच्छी जगह मिली। चाहे वो भिखारी के वेश में गए थे, लेकिन फिर भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे, तब 5 साल के बाद, 5 साल वो लेखक वहीं रहे हैं, 5 साल के बाद जब वो वापस लौट रहे हैं तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। रहने के लिए जब उनको घर नहीं मिला तो वो एक झोपड़ी में रहे। जबकि ये उस वक्त भिखारी नहीं बल्कि भद्र मीन्स अच्छे यात्री के वेश में थे। जब 5 साल बाद आ रहे थे तब इन्होंने अपना जो वेश था तो वो भिखारी का नहीं था, एक भद्र पुरुष का था, एक अच्छे यात्री का वेश धारण किया हुआ था। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा यानी पहाड़ धोखला पार करना था। डांडा मीन्स पहाड़, जो सबसे कठिन हिस्सा था क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। छात्रों इसको रेखांकित करो। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? डांडे। 1600-1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था छात्रों, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी थी? 1600-1700 फीट की ऊंचाई पे होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। मीन्स वहाँ पर कोई आबादी नहीं बस रही थी। डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी। यहाँ पर डाकू लोग छिप सकते थे और सरकार भी इस तरह लापरवाह थी, इसलिए यहाँ अक्सर लूटपाट व हत्याएं हो जाती थी। क्योंकि जब सुनसान रास्ता था और वहाँ पर आबादी भी नहीं थी तो उस जगह पर क्या था? चोरी होने का खतरा ज़्यादा था। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि भिखारी से कोई क्या लुटेगा, क्योंकि उनके पास माया नहीं होती। परंतु मन में डर बना था, यहाँ हथियार का कानून भी लागू नहीं था, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। यहाँ पर कोई ये नहीं था
कि लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं, तुम्हें खुद अपनी सहायता करनी पड़ेगी, चाहे वो हथियार रखे या कुछ भी रखे। ठीक है छात्रों, अब आगे देखिए। लेकिन जो दोगला था, पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल था। जो दोगला पहाड़ था उसकी दुर्गम दुर्गम मीन्स बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई थी जिस पर जाना मुश्किल था। और उनका अगला पड़ाव लंगोर था, जो वहाँ से करीबन 16-17 मील की दूरी पर था। जो वो पड़ाव था जहाँ पर वो रुके थे, वो लंगोर था, जो वहाँ से करीबन 16-17 मील की दूरी पर था। इसलिए दूसरे दिन उन्होंने उन्होंने किसके लिए प्रयोग हुआ है? लेखक और उनके दोस्त सुमति के लिए डांडे की चढ़ाई घोड़े से करनी शुरू कर दी। देखिए छात्रों, क्योंकि वो इतना दुर्गम रास्ता था, लेखक को लगा कि हम पैदल नहीं जा सकते, तो उन्होंने घोड़े का चुनाव किया कि हम इस पर्वत को घोड़े पर चढ़कर पार करेंगे। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहां स्थानीय देवता का मंदिर भी बना हुआ था। इसको छात्रों रेखांकित करना है। पहाड़ों पर क्या दिखाई दे रही थी? बर्फ दिखाई दे रही थी, और जो स्थानीय देवता का मंदिर, जो लोकल जो देवता था उसका मंदिर भी वहां पर बना हुआ था। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गई, क्योंकि जब घोड़ा धीरे चलेगा तो लेखक पीछे रह गई और उनके साथी जो सुमति थी वो आगे निकल गई। वो रास्ता भटक गए और वे बाएं रास्ते की ओर गलत रास्ते 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में जब वो गलत रास्ते पर चले गए, बाद में लोगों से पूछकर वापस वही रास्ते लंगोर का रास्ता दाहिने की तरफ में आ गए, मगर तब तक काफ़ी देर हो गई थी, जिससे जो उनके मित्र थे सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंगोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। उसके बाद देखिए छात्रों, पड़ाव कहाँ कहाँ किया उन्होंने? तीसरी बार अब ये है। उसके बाद वो तिगरी के मैदान में पहुँचे। अब आ जाते हैं वो तिगरी, लंगोर का रास्ते से होते हुए वो तिगरी आ पहुँचे हैं। जो तिगरी है वो पहाड़ों से घिरा एक टापू है, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती है, जिसका नाम है तिगरी समाधि गिरी। ठीक है छात्रों, इसको रेखांकित करो। उसका नाम क्या है? तिगरी समाधि गिरी। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। परिचित मीन्स जाने पहचानने वाले, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे। कि जो बोध गए थे वहाँ से वो उनके लिए कपड़े के गट्ठर लेकर आए थे और वो उनको देना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा किया। इस बात पर सुमति मान गया और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? देखिए, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। अगर आप सुबह सुबह, मान लो गर्मी का मौसम है, सुबह सुबह चल जाओ तो रास्ता आप जल्दी पार कर लोगे। अगर आप दोपहर में धूप में आप चलना चाहोगे तो क्या होगा? तो आप जल्दी थक जाओगे। कुली न मिलने पर वे अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे, क्योंकि जहाँ वो जा रहे थे वो ऊंचाई का एरिया था और ऊंचाई पर हम ऐसे नहीं चल सकते क्योंकि घुटने में दर्द हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक डंडा लिया और डंडे के सहारे सहारे पीठ पर सामान को लाद लिया और ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। सुमति वहां एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर बिहार की ओर चलने को कहा। उन्होंने यजमान से मिलना चाहते थे और उन्होंने कोई बहाना बनाया जिससे वो उसकी तरफ चल पड़े। तिब्बत की जो जमीन है छोटे छोटे जागीरदारों के हाथों में बटी थी। जो जमींदार हैं, जैसे यहाँ जमींदार होते हैं, उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा, जो बड़ी मात्रा में था, जो क्वांटिटी थी, हिस्सा जो था, पार्ट जो था, वो बौद्ध मठों को भी जाता था। बौद्ध मठ जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं।
अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। इसके लिए मजदूर उन्हें बेकार में मिल जाते थे। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। लेकर शेखर की खेती के मुखिया नमसे बौद्ध भिक्षु से मिले। उनके मठ में एक अच्छा सा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। छात्रों, इसको आपको रेखांकित करना है। जब वो बौद्ध भिक्षु से मिले, जो उनके मठ में एक अच्छा सा मंदिर था जिसमें बुद्ध की हस्तलिखित मीन्स हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। पोथियां मीन्स किताबें। लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गई। चूंकि तिगरी वहां से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए। छात्रों, ये थे इस पाठ की समरी जो आपने सुनी कि जो ल्हासा की ओर है, ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा के दौरान लेखक को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ते हैं, उनके साथ जो उनके दोस्त हैं सुमति, वो किस प्रकार उनकी मदद करते हैं, ये सब उसमें यात्रा वृतांत में दिखाया गया है। ठीक है, इस पाठ को आपने समरी के रूप में अभी समझा और अगले कालांश में हम इस पाठ का पठन करेंगे। जब तक आपको ये समरी एक बार बेटा सुननी है, पढ़नी है और इससे आपको समझ आ जाएगा कि इस पाठ में क्या दिया गया है। और छात्रों, बेटा जब आप पाठ पढ़ते हो, ठीक है, आपको ध्यान से उस पाठ को पढ़ना होता है, जिससे जो वर्ड लिखे होते हैं उसकी स्पेलिंग आपको लिखनी आ जाती है। ठीक है बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन मंगलमय हो।